वीडियो पूछ में पान मगर वाला हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में आप सबका खैर मकदम वेलकम करता हूं। आज का जो लेक्चर है वो पिछले लेक्चर का दूसरा पार्ट है। आपको शायद याद होगा, आप में से जिन लोगों ने वो पार्टिसिपेट किया था उस लेक्चर में, उसमें मैंने बेसिक कंसेप्ट इंटरनेशनल रिलेशंस की जो 4 बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनके बारे में बोला था। उसमें से मैंने 2 कंसेप्ट्स, जिसमें मैंने नेशनल पावर और बैलेंस ऑफ पावर के बारे में आपसे बात की थी, वो समझा है। आज जो 4 के बाकी 2 लेक्चर्स है, जो हिस्से है, उन पे मैं बात करूंगा। आज हमारे लेक्चर का मौजू जो है, आज नेशनल इंटरेस्ट और कलेक्टिव सिक्योरिटी के बारे में हम बात करेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने नेशनल पावर और बैलेंस ऑफ पावर के बारे में बात की थी। तो ये चारों कंसेप्ट जो मैंने पहले भी बोला आपसे, ये चारों कंसेप्ट बुनियादी कंसेप्ट्स है इंटरनेशनल रिलेशंस को समझने के लिए। जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस यानी बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात की बात करते हैं, ये 4 अहम कंसेप्ट्स, बुनियादी कंसेप्ट्स इसमें माने जाते हैं। और इंटरनेशनल रिलेशंस या बैनुल-अक़वामी ताकत को समझने के ताल्लुकात को समझने के लिए 4 कंसेप्ट्स को समझना बहुत जरूरी है। तो आज के जो कंसेप्ट्स है वो है कौमी मफाद या नेशनल इंटरेस्ट, और दूसरा है इज्तिमाई सिक्योरिटी यानी कलेक्टिव सिक्योरिटी। इन 2 के बारे में हम बात करेंगे आज। पहले मैं नेशनल इंटरेस्ट या कौमी मफाद के बारे में बात करूंगा, और उसके बाद में इज्तिमाई या कलेक्टिव सिक्योरिटी के बारे में बात करूंगा। जो कौमी मफाद है, जिसको हम इंग्लिश में पॉलिटिकल साइंस में नेशनल इंटरेस्ट बोलते हैं, ये कौमी मफाद बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में एक कलीदी तस्वुर है। तमाम कौमें अपनी कौमी मफादात के अहदाफ की तकमील या तहफ़्फ़ुज़ के अमल में हर वक्त मसरूफ रहती हैं। हर मुल्क की खारिजा पॉलिसी इसके कौमी मफाद की बुनियाद पर बनाई जाती है, और हर अपने मकासद के हुसूल के लिए हर वक्त काम करते हैं। यानी कौमी मफाद नेशनल इंटरेस्ट बैनुल अक़वामी ताल्लुकात का एक बुनियादी कलीदी कंसेप्ट है, और दुनिया में जितने भी इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं वो हर वक्त अपने मफाद यानी नेशनल इंटरेस्ट को हासिल करने के लिए और इसको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए हर वक्त काम करते हैं। दुनिया में जितने भी मुल्क इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं वो हर वक्त एक काम हर वक्त करते हैं, वो है नेशनल इंटरेस्ट। जब वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स चलाते हैं तो उसमें भी वो कौमी मफाद देखते हैं। जब वो फॉरेन अफेयर्स जो है डिसाइड करते हैं या फॉरेन अफेयर्स बैनुल अक़वामी ताल्लुकात की पॉलिसी बनाते हैं, उस वक्त भी उनका बुनियादी मकसद है अपने नेशनल इंटरेस्ट को सर्व करना, यानी अपने कौमी मफादात को हासिल करना। हिंदुस्तान ने एक नई खारिजा पॉलिसी पिछले कुछ सालों से बनाई है, और अगर आप पिछले 1-1.5 महीने से देखेंगे, जब यूक्रेन और यूएस सोवियत यूनियन के दरमियान जंग हुई, तो आप देखिए भारत ने रशिया से तेल इंपोर्ट करने का फैसला लिया। बहुत सारे मुल्कों ने इसको क्रिटिसाइज किया, मगर हिंदुस्तान ने कहा नहीं, हम ये फैसला इसलिए लेते हैं क्योंकि ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट को सर्व करता है, यानी ये हमारे कौमी मफाद के हक में, इसलिए हम ये फैसला लेंगे। और बाकी जो फॉरेन पॉलिसीज है हिंदुस्तान की, बाकी मुल्कों के साथ जितनी भी फॉरेन पॉलिसीज है, जो भी ताल्लुकात वो बनाते हैं, खारिजा पॉलिसी जब वो फ्रेम करते हैं, उनका सबसे वाहिद मकसद, सबसे बुनियादी मकसद होता है अपने मुल्क को फायदा पहुंचाना, अपने मुल्क के लोगों को फायदा पहुंचाना और अपने मुल्क के मफादात को दिफा करना। ठीक है,
تو یہ ایک ایسا چیز ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے قومی مفاد جو ملک کے لیڈرز ہمیشہ اس کے حق میں فیصلہ لیتے ہیں، اپنے مقاصد اس قومی مفاد کو حاصل کرنے کے لیے ہر وقت ایک ملک عمل کرتا ہے، ہر وقت وہ ایکٹیو رہتا ہے اس چیز کو۔ ہر ریاست کا اپنی قومی مفادات کو محفوظ رکھنے کا عملی طور پر تسلیم شدہ حق ہے، اور یہ حق اور یہ مفاد، قومی مفاد، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے۔ کوئی ملک آپ کے ملک کو کرٹیسائز کرتا ہے، نہیں جی آپ نے خارجہ پالیسی ایسی بنائی ہے، ملک بولے گا نہیں یہ تو مجھے دیکھنا ہے نا میرے قومی مفاد میں کیا ہے، اس لیے مجھے یہ حق ہے کہ میں اپنی خارجہ پالیسی کیسے بناؤں۔ پھر دوبارہ میں بھارت کی مثال دوں گا۔ بھارت نے پچھلے کچھ دنوں سے ایک نئی خارجہ پالیسی تکمیل کی ہے، انہوں نے بنائی ہے، جس میں وہ امپورٹ یا بزنس یا تعلقات، اقتصادی تعلقات رشیا کے ساتھ چلا رہے ہیں، بلکہ اور زیادہ مضبوط ہوگا۔ بہت سارے ملکوں نے کرٹیسائز کیا ہے، نہیں جی آپ کو نہیں کرنا چاہیے کیونکہ رشیا نے یوکرین پر حملہ کیا، مگر بھارت کے لیڈرز کا کہنا، یہاں کے پرائم منسٹر کا کہنا ہے، یہاں کے فارن افیئرز منسٹر کو کہنا ہے کہ نہیں، ہمیں آپ کو کرٹیسائز ٹھیک ہے اپنی جگہ، مگر ہمیں یہ فیصلہ ہم نے اپنے قومی مفاد کے حق میں لیا ہے اور یہ ہمارا حق ہے، اس میں آپ ہمیں مداخلت نہیں کر سکتے۔ آپ اپنی اپینین رکھ سکتے ہو مگر آپ ہمیں اس حق سے محروم نہیں رکھ سکتے ہو، ہاں یہ ہمارا حق ہے، ہمیں دیکھنا ہے ہمارے قومی مفادات میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا ملک آپ کے خارجہ پالیسی کو کرٹیسائز طنز کر سکتا ہے، مگر ہر ملک کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے حساب سے اپنے قومی مفاد کو دیکھ کر اپنی خارجہ پالیسی بنائے، ٹھیک ہے۔ ایک ریاست ہمیشہ اپنے قومی مفاد کی بنیاد پر اپنے اقدامات کو درست ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بھارت یا امریکہ یا رشیا، دیکھیے رشیا نے حملہ کیا یوکرین پہ، اس نے یہ ڈیفینڈ کس بات پہ کرتا ہے؟ نہیں جی اگر ہمیں یہ حملہ اس لیے کرتا ہے یہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں، یہ ہمارے قومی مفاد میں ہے۔ امریکہ نے افغانستان پہ حملہ کیا، امریکہ نے عراق پہ حملہ کیا 2003 میں، اس نے وہ فیصلہ ان کے حساب سے اپنے قومی مفادات کے حق میں لیا۔ اب بہت سارے ملکوں نے ان کو کہا کہ آپ کو حملہ نہیں، انہوں نے نہیں، یہ ہمارے خارجہ پالیسی ہے، ہم نے یہ فیصلہ اس لیے لیا ہے کیونکہ اس سے ہمارے نیشنل انٹرسٹ سرو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کئی بار یہ قومی مفاد دوسرے ملک کرٹیسائز بھی کر سکتے ہیں، مگر ہر ملک کی اپنے خارجہ پالیسی ہوتی ہے جس کا مقصد، واحد مقصد بلکہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ملک کے نیشنل انٹرسٹ یا قومی مفادات کو سرو کرے۔ ریاست کی طرز عمل ہمیشہ اس کے قومی مفادات سے مشروط اور زیر انتظام ہوتا ہے، یعنی ہر ملک، ہر اسٹیٹ، ہر ریاست کا عمل، جو بھی وہ خارجہ پالیسی کا عمل ہوتا ہے، اس میں بیسک مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے قومی مفادات کو فائدہ پہنچائے، ٹھیک ہے۔ قومی مفادات نہ صرف خارجہ پالیسی کا کلیدی تصور ہے بلکہ خارجہ پالیسی کی تشکیل کا رہنما بھی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جو قومی مفادات ہے یا قومی مفاد ہے، جس کو ہم انگلش میں نیشنل انٹرسٹ کہتے ہیں، یہ نہ صرف خارجہ پالیسی میں ایک بیسک چیز مانی جاتی ہے، کلیدی تصور مانا جاتا ہے، بلکہ اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہی قومی مفاد آپ کی خارجہ پالیسی، آپ کی فارن پالیسی کو گائیڈ کرتی ہے۔ ہندوستان، بھارت کی کون سی خارجہ پالیسی ہے، وہ اسی بنیاد پہ تشکیل دی جاتی ہے کہ اس میں ملک کا کتنا فائدہ پہنچتا ہے، اس میں قومی مفاد کے حق میں وہ کتنی ہے۔ ہر ملک اسی لیے اپنی خارجہ پالیسی اس چیز کو دیکھ کر بناتی ہے کہ اس سے ان کے ملک کے نیشنل انٹرسٹ کو کتنا فائدہ پہنچتا ہے۔ قومی مفاد کے تصور کی تاریخ اس وقت کے ہے جب جدید ریاسی نظام کا ارتقا ہوا ہے۔ اب یہ قومی مفاد کب شروع ہوا؟ یہ ہمیشہ نہیں تھا، بلکہ جب نیشنلزم یا نیشنلزم کا کنسپٹ وجود میں آیا،
उसके बाद जब इंडिपेंडेंट स्टेट्स बन गए तो उस वक्त से इसका इर्तिका हुआ, इसकी शुरुआत, कौमी मफाद की शुरुआत उस वक्त ज्यादातर कहा जाता है शुरू हुई। हैंस मैगुंथो के मुताबिक, हैंस मैगुंथो एक बहुत बड़े इंटरनेशनल स्कॉलर है, उसने बहुत कंसेप्ट्स इंट्रोड्यूस किए हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में। उसके मुताबिक उसका मानना है मफाद का मतलब है बका, यानी दूसरे कौमी रियासतों की तरफ से तजावुज़ात के खिलाफ जिस्मानी, सियासी और सकाफती शनाख्त का तहफ़्फ़ुज़ करना। उनका मानना है कौमी मफाद का मतलब क्या है, दूसरे कौमी रियासतों की तरफ से तजावुज़ात के खिलाफ जिस्मानी, सियासी और सकाफती शनाख्त का तहफ़्फ़ुज़। यानी एक मुल्क अपने कौमी मफाद को 3 चीजों पे देखकर बनाता है। एक, उसमें उसकी फिजिकल सिक्योरिटी, पॉलिटिकल सिक्योरिटी और कल्चरल आइडेंटिटी जो है, उस इन चीजों का तहफ़्फ़ुज़ होता है। जो कौमी मफादात तश्कील दिए जाते हैं, जब खारजा पॉलिसी तश्कील दी जाती है तो उसमें 3 अहम चीजों को देखा जाता है, जैसे फिजिकल सिक्योरिटी ऑफ अ नेशन, पॉलिटिकल एंड पॉलिटिकल आइडेंटिटी, एंड ऑफ कोर्स जो है सकाफती शनाख्त का तहफ़्फ़ुज़, यानी कल्चरल आइडेंटिटी। ये 3 चीजें हैं जो कौमी मफाद को का मरकज है। जब कोई मुल्क अपने कौमी मफाद को देखकर खारजा पॉलिसी बनाता है, उसमें वो 3 चीजों को देखता है, फिजिकल सिक्योरिटी अपने मुल्क की, जिस्मानी, पॉलिटिकल और कल्चरल आइडेंटिटी को तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए कौमी को खारजा पॉलिसी बनाता है। वीरी डाइक के मुताबिक, जो एक बहुत बड़े जो दूसरे इंटरनेशनल स्कॉलर, उनका मानना है कौमी मफाद वो इक़दार है ख्वाहिशात और मफादात के तौर पे करता है जो रियासतें एक दूसरे के ताल्लुक से तहफ़्फ़ुज़ या हासिल करना चाहती है। आम तौर पे कौमी मफाद की तारीफ किसी कौम की तरफ से दीगर कौमी रियासतों के साथ अपने ताल्लुकात की हिफाजत, तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के मुतालबात, अहदाफ, मफादात और दावों के तौर पे की जा सकती है। ठीक है, ये डाइक का मानना है। ये दोनों डेफिनेशंस, ये दोनों तारीफात जो मैंने आपके साथ शुरू की, इनमें एक चीज, बेसिक चीज बिल्कुल वाज़ेह है, वो ये है कि मुल्क जो भी खारजा पॉलिसी बनाता है, चाहे वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स हो, चाहे वो नेशनल, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी, वो इस चीज को देखा जाता है कि हम अपने मुल्क के अलग अलग इंटरेस्ट्स में को कैसे सर्व करें, हम अपने कौमी मफादात के मुख्तलिफ इंटरेस्ट मफादात को कैसे सर्व करें, उनको कैसे फायदा पहुंचाएं। ठीक है, ये दोनों डेफिनेशंस में कॉमन है, बेसिक है, और यही खारजा, यही जो है कौमी मफादात कहलाता है। तो कौमी मफादात का मतलब क्या है? कौमी मफादात यानी नेशनल इंटरेस्ट का मतलब ये है कि जब मुल्क अपने मफाद, अपने इंटरेस्ट को सर्व करता है, जब वो कोई फैसला लेता है, चाहे वो बैनुल अक़वामी ताल्लुकात का मसला हो, दूसरे मुल्क पे जंग हो, दूसरे मुल्क से मुआहिदा हो, दूसरे मुल्क से इक़्तिसादी ताल्लुकात बढ़ाना हो, दूसरे मुल्क से किसी और मुल्क से इक़्तिसादी ताल्लुकात तर्क करना, वो सभी चीजें जो है कौमी मफादात का हिस्सा है। भारत ने कुछ साल पहले से पाकिस्तान के साथ जो है डिप्लोमेटिक रिलेशंस, फाइनेंस, इकोनॉमिक रिलेशंस काफी हद तक तर्क किए। वो भी तर्क करना भी कौमी मफाद के को मद्देनजर रखकर किया गया है। भारत कई मुल्कों से नए को ताल्लुकात बढ़ा रहा, चाहे डिफेंस को लेकर, चाहे इक़्तिसादी ताल्लुकात, चाहे कोई और तो ये नहीं डिप्लोमेटिक ताल्लुकात, वो सभी चीजें किसका हिस्सा है? वो कौमी मफाद को नजर में रख के किए जाते हैं। कौमी मफाद के 2 अज्जा है, जो ये कौमी यानी नेशनल इंटरेस्ट है, इसके 2 एलिमेंट्स हैं, 2 कंपोनेंट्स हैं। एक जिनको हम जरूरी या अहम अज्जा कहते हैं, और दूसरे जिनको हम तगीर या गैर अहम अज्जा कहते हैं। सो नेशनल इंटरेस्ट के 2 कंपोनेंट्स हैं, एक नेसेसरी कंपोनेंट्स को जिनको हम बोलते हैं, दूसरे गैर अननेसेसरी या गैर अहम अज्जा। ठीक है, 2 अज्जा है कौमी मफाद के, जरूरी और गैर जरूरी।
मरगंथो के मुताबिक, हैंस मरगंथो के मुताबिक किसी कौम की बका या शिनाख्त के लिए जरूरी अज्जा को अहम अज्जा कहा जाता है। जब वो आप मरगंथो के, हैंस मरगंथो के मुताबिक जब वो डिफाइन करता है ये अहम कंपोनेंट्स और गैर अहम, ये अहम कंपोनेंट्स क्या है, अहम कंपोनेंट्स में हैंस मरगंथो का मानना ये है कि ये वो चीजें हैं, ये वो चीज है या शनाख्त के जरूरी है जो एक मुल्क की आइडेंटिटी को मेंटेन करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए अहम है, इसलिए उनको अहम अज्जा कहा जाता है। वो शनाख्त को 3 हिस्सों में तकसीम करता है। उसके मुताबिक ये जो नेशनल आइडेंटिटी है जिसको वो अहम अज्जा के तौर पे कहता है, वो इसको 3 हिस्सों में इसने इस शनाख्त को तकसीम किया है। पहला सकाफती, दूसरी सियासी और तीसरी जिस्मानी। वो कहता है कि अहम अज्जा जो है उसके 3 हिस्से हैं, इसके 3 हिस्से। नेसेसरी कंपोनेंट्स जो है कौमी मफाद के, वो शनाख्त के मतलब मुल्क की आइडेंटिटी है। फिर उस शनाख्त को, उस आइडेंटिटी को हैंस मरगंथो ने 3 हिस्सों में तकसीम किया, जिसमें पहले उसने कहा है सकाफती, यानी एक मुल्क की अपनी आइडेंटिटी, एक कल्चरल आइडेंटिटी जो है मुल्क को, उसको सर्व करना। दूसरा अपनी मुल्क की सियासी इंडिपेंडेंस, उसको सर्व करना। और तीसरा मुल्क की जिस्मानी, फिजिकल प्रेजेंस, फिजिकल आइडेंटिटी जिसमें जियोग्राफी, टेरिटरी वगैरह आता है। ये तीनों चीजें जो है अहम अज्जा के हिस्से हैं। सकाफती शनाख्त इन तारीखी इकदार पर मुश्तमिल होती है जिन्हें किसी कौम ने अपनी सकाफती वर्से के तौर पे बरकरार रखा है। ठीक है, भारत की अपनी एक सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी है, बहुत दुनिया की पुरानी आइडेंटिटीज में से, पुरानी सिविलाइजेशंस में से। तो हमेशा भारत जो है अपने इस आइडेंटिटी को प्रिजर्व करता है। वो कैसे प्रिजर्व करता है? वो इसका कौमी मफाद, इसको प्रिजर्व करना उसका नेशनल इंटरेस्ट है। इस सकाफती शक्ल जो भारत की है, जो हजारों साल पुरानी है, उसको प्रिजर्व करना कौमी मफाद का एक बुनियादी हिस्सा है। ठीक है, जिस्मानी शनाख्त को इलाकाई शनाख्त के तौर पे बयान किया गया है। यानी जिस्मानी शनाख्त क्या है? इलाकाई, इसकी टेरिटरी कितनी है। तभी आप देखते हैं भारत या बाकी जितने भी मुल्क है, वो अपनी इस टेरिटरी का 1 इंच भी दूसरे मुल्क को नहीं देते हैं। आपको शायद याद होगा, पिछले कुछ अरसा पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत की 1 इंच भी किसी मुल्क ने नहीं ली है। वो क्या थी? यही इंच जो है ये जिस्मानी शनाख्त है इस मुल्क की, भारत की। हर इंच का भारत का डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो प्रोटेक्ट करता है, और यही है जिस्मानी शनाख्त, और यही कौमी मफाद का दूसरा हिस्सा है। ठीक है, सियासी शनाख्त का मतलब है सियासी इक्तिसादी निजाम। सियासी शनाख्त का मतलब क्या है? सियासी शनाख्त का मतलब है जो ये इसकी पॉलिटिकल आइडेंटिटी है, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस है, चाहे वो खारजा पॉलिसी हो, चाहे वो डोमेस्टिक पॉलिसी हो। ठीक है, उसको अपने हिसाब से चलाना, ये नेशनल इंटरेस्ट का तीसरी शक्ल है। और इन तीनों को सर्व करना कौमी मफाद का मकसद है। कौमी मफाद की 3 शक्लें हैं, सकाफती, सियासी और जिस्मानी। सकाफती इसकी कल्चरल आइडेंटिटी, इसकी हेरिटेज, इसकी हिस्ट्री, इसका पास्ट, उसको प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना। जिस्मानी इसकी टेरिटरी, इसकी जमीन, इस बाकी चीजें वो। और सियासी इसकी पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, यानी यहाँ के लीडर्स को अपने हिसाब से फैसला लेना, चाहे वो खारजा पॉलिसी का फैसला हो, चाहे वो लोकल फैसला हो, अहम मुल्क के अंदरूनी फैसले हो, वो सब उनकी इंडिपेंडेंस। ये तीनों जो है कौमी मफाद की 3 अहम शक्लें हैं। ठीक है, इस मकसद के हुसूल के लिए कोई रियासत जंग तक भी जा सकती है। हैंस मरगंथो के मुताबिक ये जो 3 ये शनाख्त है और शनाख्त की 3 अहम शक्लें हैं, इनको सर्व करना, वो कहता है कि ये अहम कंपोनेंट्स है, नेसेसरी कंपोनेंट्स है कौमी मफाद का। और इन तीनों चीजों को सर्व करने के लिए एक मुल्क जंग भी लड़ सकता है। ठीक है, कौमी मफाद के 2 अज्जा है। एक अज्जा
अहम अज्जा जिसको जरूरी अज्जा, जिसमें सकाफती, सियासी और जिस्मानी आइडेंटिटी है, उसको सर्व करने के लिए, उसके मफाद के हक में एक मुल्क जो है जंग भी लड़ सकता है। अगर भारत पे किसी मुल्क ने कोई एक इंच भी खाने की कोशिश की तो भारत का ये हक भी है और भारत ये करेगा भी कि वो उस मुल्क का जंग भी करेगा। और यही आप देखते हैं जब लीडर्स, बहुत सारे लीडर्स कहते हैं कि हम एक इंच भी अपनी जमीन का खाने नहीं थे, उसका मतलब ये है कि हम अपनी जमीन का इतनी इसकी दिफा इस तक करते हैं कि हमें जंग भी करना चाहिए। आप नरेंद्र मोदी ने कुछ अर्सा पहले कहा था, रिसेंटली जब डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जब यूएसए में थे, उसने यही बात की थी कि हम अपने मुल्क को दिफा, इसकी जो है ये फिजिकल जिस्मानी शनाख्त जो है, इसका दिफा पूरी तरह से करेंगे। और अगर हमें उसको उसके लिए मुल्क को किसी मुल्क से जंग भी करके हम करेंगे। ठीक है। गैर अहम अज्जा जो कौमी मफाद के अननेसेसरी अज्जा या कंपोनेंट्स कहते हैं, ये हालात पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है। हर वक्त ये अज्जा हालात पर मुनस्सर है। इनका तयीन फैसला साज, राय आमा, पार्टी, सियासत, तबकाती या ग्रोही मुफादात और सियासी इखलाकी अवामिल जैसे अवामिल से होता है। ये वो मकासद हैं जिन्हें रियासतें पूरा करना चाहेंगे, लेकिन वो इनके लिए जंग नहीं करेंगे। जो अननेसेसरी कंपोनेंट्स है, गैर अहम अज्जा है, वो बहुत सारी चीजें हैं, वो हालात के मुताबिक हो सकते हैं। कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क के साथ उसको लगता है कि उन्होंने उनको उनके साथ मुआहदा करना में उनका फायदा है, तो वो मुआहदा कर सकते हैं। अगर उनको लगता है कि नहीं जी नहीं फायदा है, तो वो मुआहदा तर्क भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हालात पे डिपेंडेंट है। जैसे मैं मिसाल के तौर पे आपके साथ ये कह सकता हूं, जैसे कुछ साल पहले हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात बढ़ गए थे, अच्छे ताल्लुकात बने थे। हम भारत के जितने भी गवर्नमेंट थी, उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाएंगे, क्योंकि उनको लगता था कि इससे मुल्क को फायदा पहुंचाए। जब कुछ टेररिस्ट अटैक्स हुए, चाहे वो उरी हो या पुलवामा हो, उसके बाद भारत ने कहा नहीं जी, हम कौमी मफाद के हक में पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात, बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात तर्क करते हैं। ठीक है। तो डिपेंड करता है कि हालात कैसे, डिपेंड करता है वक्त कंटेक्स्ट क्या है, उसी हिसाब से ये जो है इनको लेकर एक मुल्क अपनी खारजी पॉलिसी बना सकते हैं। तो ये कई बार अहम भी होते हैं, कई बार अननेसेसरी भी बन जाते हैं। ठीक है। और ये बहुत सारी चीजों पे डिपेंडेंट होते हैं। तो और इन चीजों को सर्व करने के लिए मुल्क जंग नहीं करेंगे। अगर मिसाल के तौर पर अगर पाकिस्तान ने कहा कि हम भारत के साथ ताल्लुकात नहीं रखेंगे, तो भारत उन पे हमला नहीं करेगा, नहीं आप हमला किए, उनका ठीक है, आपकी मर्जी, हम अपने हिसाब से अपनी खारजा पॉलिसी बनाएंगे। ठीक है। तो ये वो कंपोनेंट है खारजा पॉलिसी का, जिसके लिए एक मुल्क जंग जरूरी नहीं वो जंग कर सकता है। ठीक है। ये क्योंकि उनको ये डिपेंड होते हैं बहुत सारी चीजों में। अगर उनको लगा कि फायदा है तो वो करेंगे, अगर नहीं लगता वो मुआहदा काट भी सकते हैं, खत्म भी कर सकते हैं। ये ऐसी चीजें नहीं है जिनके लिए मुल्क अपने मुल्क जंग लड़ सकता है दूसरे जंग के लिए। इसलिए उनको गैर जरूरी गीर कहा जाता है, यानी अननेसेसरी कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है। बुनियादी चीज पे, बुनियादी तौर पे अगर देखा जाए, वो एक चीज जो अहम है वो ये है कि एक मुल्क की, जो मैंने पहले ही बोला कि दो कंपोनेंट्स है, एक नेसेसरी, दूसरा अननेसेसरी। नेसेसरी में वो जो सकाफती, सियासी और जिस्मानी जो है वो कौमी मफाद के हक में है, उसके लिए एक मुल्क जंग भी लड़ सकती है। दूसरे गैर अहम जो अज्जा है वो कई सारी चीजों के ऊपर मुनस्सर है। कई वक्त किसी मुल्क को लगता है कि हमें दूसरे मुल्क के साथ ताल्लुकात बढ़ाने, इसलिए वो उसके साथ ताल्लुकात बढ़ाएंगे। मगर उस जरूरी नहीं कि मुल्क उन चीजों को लेकर दूसरे मुल्क पे जंग जारी करे। ठीक है। ये जरूरी याद रखने की ये जरूरत है।
अब तीसरा हिस्सा इस लेक्चर का वो है दर्जा बंदी, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। मैंने आपको अभी तक जो समझाया वो है कौमी मफादात, दूसरा मैंने दो कंपोनेंट्स, दो अज्जा है, जरूरी और गैर जरूरी, और तीसरा जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वो है क्लासिफिकेशन, जिसको उर्दू में दर्जा बंदी कहते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। थॉमस डब्ल्यू रॉबिन्सन ने कौमी मफाद को 6 हिस्सों में तकसीम किया है। एक थॉमस डब्ल्यू रॉबिन्सन एक प्रोमिनेंट पॉलिटिकल इंटरनेशनल स्कॉलर है, उनका मानना है कि कौमी मफाद के 6 हिस्से हैं, बल्कि उसने कौमी मफाद यानी नेशनल इंटरेस्ट को 6 हिस्सों में तकसीम किया है। पहला, बुनियादी मफादात। ये वो मफादात है जिन पर कोई भी रियासत कभी समझौता नहीं करेगी। वो कौम की सियासी, सकाफती और जिस्मानी शिनाख्त को महफूज बना रहे हैं। ठीक है, बुनियादी मफादात, ये कौन से मफादात है? वो मफादात जिन पे एक मुल्क कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, जिन पे एक मुल्क कभी समझौता नहीं करेगा। ठीक है, मुल्क इन चीजों को, इस बुनियादी मफाद को सर्व करने के लिए किसी भी हद तक वो जा सकते हैं। वो दूसरे मुल्क पे हमला भी कर सकते हैं, वो दूसरे मुल्क के साथ समझौता भी कर सकते हैं, मगर वो समझौता जो है, एग्रीमेंट, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। समझौता मतलब वो इसको नजरअंदाज नहीं करेंगे, वो कोऑपरेट करेंगे, वो एग्रीमेंट करेंगे, मगर उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ठीक है, ये बुनियादी मफादात। रॉबिन्सन के मुताबिक बुनियादी मफादात क्या है? वो सभी चीजें जिनके लिए मुल्क किसी भी हद तक जा सकता है। वो कौम की सियासी, सकाफती और जिस्मानी शिनाख्त होती है। जैसे मैंने पहले भी कहा है, हैंस मार्वनो के मुताबिक नेशनल इंटरेस्ट 3 जो अहम कंपोनेंट्स है वो 3 शक्लों में, सियासी, सकाफती और जिस्मानी। और इनको बचाने के लिए, इनको महफूज रखने के लिए एक मुल्क जंग भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा कुछ साल पहले इंडियन गवर्नमेंट ने सर्जिकल स्ट्राइक की। कहां पे? जो उनके मुताबिक इंफॉर्मेशन आई थी कि दूसरा कश्मीर का जो दूसरा हिस्सा, वहां पे टेररिस्ट जो है उनके हाईडअप्स है, वहां से वो ऑपरेट करते, उन पे हमला। तो क्या था? ये अपने मुल्क की जिस्मानी सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, महफूज करने के लिए वो उस हद तक गई। रशिया को लगता है कि यूक्रेन पे हमला करके वो अपने कौम की जिस्मानी, सकाफती वगैरह जो है, सियासी जो शक्ल है वो या मफाद है वो तक महफूज कर, उन्होंने जंग छेड़ी। ठीक है, तो ये पहला क्या है? बुनियादी मफाद। 6 किस्मों में पहला किस्म जो है बुनियादी मफाद। दूसरा है सानवी मफादात, यानी सेकेंडरी इंटरेस्ट। वो बुनियादी मफादात से कम है। ये बुनियादी जो सानवी मफादात है, ये बुनियादी मफादात से उतना कम अहम है। इसमें बीरून मुल्क मुकीम शहरियों की हिफाजत और सफारती अमले के लिए सफारती इस्तिस्ना को यकीनी बनाना शामिल है। सेकेंडरी नेशनल इंटरेस्ट क्या है? वो चीजें जिसमें एक मुल्क अपने सिटीजन जो दूसरे मुल्कों में रहते हैं उनकी महफूज हिफाजत करना। ठीक है, जैसे बहुत सारे लाखों लोग जो हिंदुस्तान से जाते हैं वो दूसरे मुल्क में काम के लिए जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, किसी और मकसद से जाते हैं, तो उनका प्रोटेक्शन जो है वो सेकेंडरी नेशनल इंटरेस्ट है। आपको याद होगा जब यूक्रेन वॉर शुरू हो गया, जब रशिया और यूक्रेन के दरमियान जंग शुरू, शायद हजारों लोग जो थे यूक्रेन में फंसे थे, उनको अपने मुल्क वापस लाना ये सेकेंडरी यानी सानवी मफादात, हिंदुस्तान के सानवी मफादात का हिस्सा है। सेकेंडरी इन नेशनल इंटरेस्ट क्या? लोगों को महफूज अपने मुल्क वापस लाना। वरना बोलते कि ठीक है वो गए हैं अपनी मर्जी से, हम क्यों नहीं। ये एक नेशनल इंटरेस्ट का एक अहम हिस्सा है, इसलिए उनको वापस अपने मुल्क लाना और वो भी महफूज तरीके से, ये नेशनल इंटरेस्ट का सानवी मफाद में
कंसिडर किया जाता है, यानी सेकेंडरी नेशनल इंटरेस्ट। मुस्तकिल मफादात, ये तीसरा जो है क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं कैटेगरीज, तो ये तीसरा हिस्सा है, तीसरा किस्म है नेशनल इंटरेस्ट का, मुस्तकिल मफादात यानी परमानेंट इंटरेस्ट। ये रियासत के तवील मुद्दती मफादात हैं। मिसाल के तौर पे चीन जनूबी एशिया खिते में अपनी बालादस्ती को बरकरार रखने का इरादा रखता है। ये क्या है? ये वो परमानेंट इंटरेस्ट है जिसको अपना मुल्क हमेशा से देखता है कि मुझे इसको कायम रखना है। आप देखिए चाइना और सीपेक बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के जरिए साउथ एशिया पे वो जो है अपने बालादस्ती कायम रखना चाहता है। भारत अपने मुल्क की बालादस्ती पूरे खत्ते में यानी पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बरकरार रखने की हमेशा से ही कोशिश करेगा। ये किसका हिस्सा है? ये मुस्तकिल मफादात का हिस्सा है, यानी एक परमानेंट इंटरेस्ट है जो मुल्क हमेशा मुल्क इस चीज को बचाने, इसका दिफा करेगी। ठीक है, ये तीसरा हिस्सा है। मुल्क मुस्तकिल मफाद को सर्व करने के लिए, उसको महफूज रखने के लिए हमेशा काम करेगा। चाइना एक तरफ से काम कर रहा है, हिंदुस्तान दूसरी तरफ से अपनी बालादस्ती को कायम रखने के लिए हमेशा से ही काम कर रहा है। इसने बहुत सारे एग्रीमेंट्स किए, डिफेंस एग्रीमेंट्स यूएसए के साथ, बाकी मुल्कों से, ताकि इसकी बालादस्ती जो है बरकरार रहेगी, बल्कि चाइना को काउंटर करेगी। उससे भारत की बालादस्ती साउथ एशिया में महफूज रहे। तो मुस्तकिल मफाद क्या है? एक परमानेंट इंटरेस्ट है जिसको सर्व करने के लिए मुल्क हमेशा काम करता है। मुतगैर मफादात, ये मफादात हालात पे मनसब, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ये गैर जरूरी है। ये मफादात हालात पर मुनसर होते हैं और बाज़ औकात बुनियादी और मुस्तकिल मफादात को नजरअंदाज कर सकते हैं। कई बार आपको लगता है कि मुझे ये अपने मुल्क के फायदे के लिए कुछ नया एग्रीमेंट करना चाहिए, जैसे बहुत सारे, हालांकि ये पता है, भारत को पता है कि पाकिस्तान एक दुश्मनी मुल्क है, मगर कई बार इसके साथ वो मुआहदे भी करते हैं, जैसे लाहौर एग्रीमेंट हुआ, कंपोजिट डायलॉग हुआ, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी एक बार खुद पाकिस्तान चले। वो क्यों चले जाते? क्योंकि उनको लगता है इससे कई चीजें एक तरफ रख के वो इनके साथ इसलिए ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश करें कि उनको लगता है उससे लॉन्ग टर्म में हमारे मुल्क को फायदा होगा। तो ये गैर जरूरी है, मगर कई बार ये अहम भी बन जाते हैं। ठीक है, और ये ऐसे बन जाते हैं कि कई बार दूसरे जो मफादात होते हैं उनको किसी हद तक नजरअंदाज भी किया जाता है, मगर ये हमेशा हालात पे मुनसर होते हैं। जरूरी नहीं कि हालात ठीक है तो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ठीक हो जाएंगे। अगर कुछ लगा भारत को कि नहीं हमें इनके साथ ताल्लुकात तर्क करने, तो वो करेंगे। ठीक है, और इसके बाद जो है उमूमी मफादात, ये मफादात बड़ी तादाद में अक़वाम पे लागू होते हैं। मिसाल के तौर पर बैनुल अक़वामी अमन, खुराक की हिफाजत और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़। एक और इंटरनेशनल एग्रीमेंट, क्योटो प्रोटोकॉल वगैरह, उसमें बहुत सारे मुल्क एक जगह जमा होके एक एग्रीमेंट किया। वो भी किस चीज के लिए वो एग्रीमेंट्स हुए? कि माहौल को साफ रखना, ग्लोबल वार्मिंग को का हल ढूंढना, ये सब चीजें हैं। ये भी नेशनल इंटरेस्ट का हिस्सा है, मगर इनको हम उमूमी मफादात की कैटेगरी में डालते हैं। इसके आखिरी जो क्लासिफिकेशन, जो कैटेगरीज कहा गया है, उसमें लास्ट ये 6th कैटेगरी जो है मखसूस मफादात। ये मफादात खास कौमों के लिए मौजू है। मिसाल के तौर पर तीसरी दुनिया के ममालिक की तरक्की का हक। ठीक है, मखसूस मफादात, कुछ मुल्कों का एक खास मफादात या फायदा पहुंचाना, जिसमें गरीब मुल्क है उनको फायदा पहुंचाने का मकसद होता है। ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज, ये खास मफादात कुछ मुल्कों के लिए होते हैं, या हर मुल्क के लिए नहीं हो सकते, बल्कि कुछ खास मुल्कों होते हैं जिनको डेवलप करने की जरूरत पड़ती है। तो वो कई सारे ऐसी चीजें होती है, एक्टिविटीज होती है जो उस चीज को सर्व करें। तो दर्जाबंदी के जब हम बोलते हैं नेशनल इंटरेस्ट के बारे में, कौमी मफाद के बारे में, तो 6 थॉमस डब्ल्यू रॉबिन्सन ने 6 हिस्सों में इसको तकसीम किया है। बुनियादी मफादात, सानवी मफादात, मुस्तकिल मफादात, मुतगैर मफादात, उमूमी मफादात और मखसूस मफादात।
ये 6 हिस्सों में नेशनल इंटरेस्ट को रॉबिन्सन ने डिवाइड किया, तकसीम किया, और इनके अलग अलग कैटेगरीज है, इनकी अलग अलग किस्म। कौमी मफादत को महफूज करने के तरीके और हिकमत अमली। अब ये नेशनल इंटरेस्ट तो आपको समझ आया होगा इसकी ये क्या है, किस कौन से तरह के हैं, ये सभी चीजें आपको समझ आएंगी। अब इनको सर्व करने के लिए, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, इनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए क्या क्या मुल्क क्या क्या चीजें कर सकता है, क्या क्या हिकमत अमली अमल में ला सकता है, कौन से तरीके अपना सकता है। हमेशा से जो मैंने पहले भी बोला आपको, एक मुल्क अपने नेशनल इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए हमेशा एक्टिव रहता है, हमेशा तैयार है। वो जो भी काम करता है वो अपने मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट, कौमी मफादत को सर्व करना होता है। नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दूसरे मुल्कों में जाते हैं कौमी मफाद को फायदा पहुंचाने के लिए। यहाँ के खारजा वजीर दूसरे मुल्क जाते हैं नेशनल इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए, ठीक है। यहाँ दूसरे एग्रीमेंट्स या यहाँ दूसरे मुल्कों से यहाँ लोग आते हैं, वो भी इसलिए यहाँ पे आते हैं क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट देखती है उनको आना, उनके साथ बात करना, उनके साथ एग्रीमेंट करना कौमी मफाद का हिस्सा है। बहुत सारे तरीके इस कौमी मफाद को महफूज करने के लिए। पहला जो है डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी एक ऐसा तरीका है जहां पे एक मुल्क अपने कुछ लोगों को अपने मुल्क का रिप्रेजेंटेटिव बनाकर दूसरे मुल्क में भेजता है, और फिर वो अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं वहां पे, और उन दूसरे मुल्कों से के साथ वो कई सारे मुआहदे करते हैं, बात करते हैं। ये है डिप्लोमेसी। आपको पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे बहुत एक्टिव है यहाँ की फॉरेन पॉलिसी जो है, डिप्लोमेसी जो है, या फॉरेन खारजा वजीर खारजा वो दूसरे मुल्क को जाता है। ये एक तरीका है, और हर मुल्क में दुनिया के तकरीबन जितने भी मुल्क है वहां पे भारत के डिप्लोमेट्स रेजिडेंट का ऑफिस है। ये एक तरीका है नेशनल इंटरेस्ट को सर्व करने डिप्लोमेसी के थ्रू। दूसरा तरीका जो है प्रोपेगेंडा। ये मॉडर्न टाइम्स में, खासकर आज के दौर में, ये अहम कंपोनेंट है, एक अहम हिस्सा जिसके बुनियाद पे कौमी मफाद को सर्व किया जाता है। प्रोपेगेंडा, मीडिया इसका हिस्सा है। आप देखिए यूक्रेन और रशिया के दरमियान जब जंग होती है, बहुत सारे प्रोपेगेंडा वॉर भी चलाया जा रहा है, ठीक है, जिसमें ये दिखाया जाता है कि यूक्रेन के इतने लोग मारे गए, यूक्रेन के इतने जहाज गिराए गए। यूक्रेन वहां से देखता है कि जो है रशिया के इतने लोग मारे गए, इनके इतने फाइटर जेट्स गिराए गए, वगैरह वगैरह। ये एक प्रोपेगेंडा का हिस्सा। या न्यूज देखते, हर मुल्क की अपनी मीडिया होता है, सिविल सोसाइटी होता है, जो मुल्क के मफाद के लिए काम करते हैं, खासकर मीडिया, उनको दूसरी जगहों पे प्रोजेक्ट करते हैं, मुल्क को सर्व करने के लिए न्यूज चलाते हैं मुल्क को। इस तरह से एक बहुत बड़ा काम होता है मुल्क के मफाद के हक में, ठीक है। सो डिप्लोमेसी पहला, प्रोपेगेंडा दूसरा। तीसरा जो है इक्तिसादी इकदामात। तीसरा तरीका जो है नेशनल इंटरेस्ट को सर्व करना, कौमी मफाद को सर्व करना, कौमी मफाद का हक का फायदा ढूंढना, वो होता है इक्तिसादी इकदामात, यानी फाइनेंशियल या इकोनॉमिक रिलेशंस डेवलप करना। किन के साथ? दूसरे मुल्कों से के साथ, दूसरी कंपनीज के साथ। मैं मिसाल दे सकता हूं आपको, पिछले कुछ जब यूक्रेन रशिया ने एक ऑफर दी थी भारत को कि आप हमसे ऑयल कंसेशन पे ले सकते हैं, भारत ने वो फैसला मंजूर किया। उसने कहा ठीक है हम लेंगे। क्यों? क्योंकि इससे हमारे मुल्क की इक्तिसादी हालत में बेहतरी आ सकती है, यहाँ की इक्तिसादी और अच्छी हो सकती है, हम सस्ते में तेल खरीदेंगे, फिर अपने लोगों को वो भेजेंगे। तो एक या बहुत सारे तरीके होते हैं जब एग्रीमेंट्स होते हैं, ठीक है, उन एग्रीमेंट्स की बुनियाद पे दूसरे मुल्कों के साथ ट्रेड किया जाता है, इक्तिसादी जो है ये फाइनेंशियल रिलेशंस डेवलप किए जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे भारत में बहुत दुनिया की अलग अलग जगहों से कंपनीज अपना ऑफिस एस्टेब्लिश करते हैं। भारत की हुकूमत ने उनको इजाजत दी, उनके साथ एग्रीमेंट किए और उनको यहाँ इनवाइट किया, अब वो यहाँ पे काम करें। मकसद क्या है? यहाँ की इक्तिसादी हालत को ठीक करना, यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देना, यहाँ चीजों को सस्ते में बेचना, ये एक इसका हिस्सा है।
तो तीसरा जो अहम है इक्तिसादी हालत, जिसमें यही होता है कि जब मुल्क दूसरे मुल्कों के साथ, दूसरी कंपनीज के साथ अलग अलग एग्रीमेंट्स, ट्रेड एग्रीमेंट्स करता है, जिसकी वजह से इक्तिसादी हालत बेहतर होती है। तो कैसे? तो तीसरा तरीका है इक्तिसादी इकदाम, ट्रेड एग्रीमेंट्स करके अपने मुल्क की इक्तिसादी हालत को बेहतर बनाना। चौथा जो है इत्तेहाद और सुलूक। अब ये इत्तेहाद और सुलूक क्या है? ये है अलायंसेस बनाना, सियासी, इक्तिसादी और फौजी इत्तेहाद। इत्तेहाद और सुलूक तीन तरह से हो सकता है, तीन अलग बुनियाद तरीकों से होता है, सियासी, इक्तिसादी और फौजी। एक मुल्क दूसरे मुल्क के साथ अलायंस करता है, ये अलायंस पॉलिटिकल अलायंस हो सकता है, इकोनॉमिक अलायंस बन सकती है, फौजी या मिलिट्री अलायंस हो सकती है। आपको नेटो जो है, नेटो एक फौजी इत्तेहाद था। अमेरिका और यूरोप के बहुत सारे मुल्क इकट्ठे हो गए, उन्होंने नेटो बनाया। वो एक इत्तेहाद था, फौजी इत्तेहाद, डिफेंस एग्रीमेंट, जिसकी बुनियाद पे उन्होंने एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका ये मकसद है कि इस मुल्क के जितने, इस एग्रीमेंट्स के जितने भी मुल्क हैं, अगर उनमें से किसी दूसरे मुल्क ने हमला किया तो हम उन पे वापस जवाबी कार्रवाई करेंगे। भारत बहुत सारे मुल्कों के साथ डिफेंस एग्रीमेंट्स करता है, जैसे न्यूक्लियर डील हुई यूएसए के साथ, या रफाल जेट की डील हुई फ्रांस के साथ। उसका मकसद क्या था? डिफेंस मैकेनिज्म को का एक तरीका है फौजी इत्तेहाद, यानी उनके साथ डील की, डिफेंस इत्तेहाद हो गया, जिसकी बुनियाद पे उन्होंने वहां से फाइटर जेट्स खरीदे, न्यूक्लियर डील हो गई, ठीक है। एक और सियासी जो होता है, जो पॉलिटिकल अलायंस होता है, नैम आपने सुना, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ये एक सियासी इत्तेहाद था। बहुत सारे मुल्कों ने कहा कि हम कोल्ड वॉर से दूर रहना चाहते हैं, अलग रहना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने पॉलिटिकल अलायंस बनाई जिसका नाम था नैम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। मकसद क्या था? अपने मुल्क मफाद को फायदा पहुंचाना। तो कई सारे एग्रीमेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिसको हम बोलते हैं इक्तिसादी, ट्रेड रिलेशंस। भारत ने रशिया के साथ ट्रेड रिलेशंस बढ़ाए और वहां से तेल खरीदा, फायदा। मकसद क्या है? अपनी इक्तिसादी को और मजबूत करना, फाइनेंस यानी इकोनॉमी को और ज्यादा तक मजबूत करना। तो इत्तेहाद सुलूक एक चौथा तरीका है जिसके जरिए एक मुल्क अपने कौमी मफाद को फायदा पहुंचा सकता है। और ये इत्तेहाद तीन बुनियादी तरह से हो सकता है, या तो वो सियासी इत्तेहाद हो सकता है, या तो वो इकोनॉमिक या फाइनेंशियल या इक्तिसादी इत्तेहाद हो सकता है, या तो वो फौजी इत्तेहाद हो सकता है, ठीक है। और फिर ये पांचवा तरीका जो है कौमी मफाद को फायदा पहुंचाने का, वो है जबरदस्ती इकदाम। जबरदस्ती इकदाम मींस, इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं, पॉलिटिकल साइंस में इसको बोलते हैं कोअर्सिव डिप्लोमेसी। एक तो है डिप्लोमेसी, जिसके एक जो मैंने पहले ही कहा, डिप्लोमेसी जहां पे मुल्क अपने रिप्रेजेंटेटिव को दूसरे मुल्क भेजता है, वो वहां से बातचीत करके मुआहिदा करते हैं, बात करते हैं, मसले को हल भी कर सकते हैं। मगर उसके बरक्स जो होता है जबरदस्ती इकदाम, कोअर्सिव डिप्लोमेसी, जिसमें जंग भी हो सकती है। अगर मुल्क को लगा, या तो वो दूसरे मुल्क पे प्रेशर कर सकता है, या तो वो दूसरे मुल्क के साथ जंग भी कर सकता है, या अपनी फौज भेज सकता है अपने बात मनवाने के लिए, अपनी कौमी मफाद को फायदा पहुंचाने के लिए। वो दूसरे मुल्क पे मिलिट्री प्रेशर भी पड़ सकता है, फाइनेंशियल प्रेशर भी पड़ सकता है। जैसे आप मिसाल हम दे सकते हैं, मैं आपको मिसाल के तौर पे समझा सकता हूँ। जैसे जब रशिया ने यूक्रेन पे जंग की पे हमला किया, यूएस और बहुत सारे यूरोपियन मुल्कों ने रशिया के साथ अपने इक्तिसादी ताल्लुकात तर्क किए, डिप्लोमेटिक रिलेशंस तर्क किए, वहां की चैनल्स तर्क किए, उनका ऑयल खरीदना तर्क किया, और साथ ही साथ उन्होंने यूक्रेन गवर्नमेंट को बहुत सारी फौजी यानी वेपन्स प्रोवाइड किए, ठीक है। तो ये होता है जबरदस्ती इकदाम। मतलब इसमें वो सभी चीजें आप हो सकती जो आप देखते हैं अपने दाएं में। सर्जिकल स्ट्राइक जबरदस्ती इकदाम का हिस्सा है। यूएस ने रशिया के साथ सारे वहां के सफारतों को वापस भेजा,
वहां के जितने भी बिजनेसमैन यूएस में थे उनको वापस भेजा, उनके साथ बिजनेस करना तर्क कर दिया, स्पोर्ट्स पर्सन को वापस भेजा, उनको बहुत सारे प्रेशर किए। ये जबरदस्ती इकदाम का हिस्सा है। या रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया, ये भी जबरदस्ती इकदाम का एक हिस्सा है। तो अपना एक मुल्क अपने कौमी मफाद को सर्व करने के लिए कई बार पॉजिटिव डिप्लोमेसी या जबरदस्ती इकदाम भी अमल में ला सकता है। दूसरे मुल्क के साथ वो जंग कर सकता है, दूसरे मुल्क पे वो हमला कर सकता है, दूसरे मुल्क के साथ वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस तर्क कर सकता है, दूसरे मुल्क के साथ वो इत्तेसादी ताल्लुक तर्क कर सकता है। ये सभी जो है जबरदस्ती इकदाम का हिस्सा है, यानी इनकी बुनियाद पे दूसरे मुल्क के साथ अलग अलग तरह से ताल्लुक। तो ये 5 अहम तरीके हैं जिससे एक कौमी मफाद को सर्व किया जाता है: डिप्लोमेसी, प्रोपेगेंडा, इक्तिसादी इक़दाम, इत्तेहाद और सुलह, जबरदस्ती इक़दाम। ठीक है, तो ये था नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट किसको बोलते हैं? इसके अज्जा यानी कंपोनेंट्स, इसके टाइप्स या क्लासिफिकेशन यानी इसकी तकसीम, और इसको सर्व करने के इक़दाम और हिकमत अमली। अब मैं इस लेक्चर का जो दूसरा हिस्सा है कलेक्टिव सिक्योरिटी, उसके बारे में आपसे बात करूंगा, उसको समझाने की कोशिश करूंगा। ये जो इज्तिमाई सिक्योरिटी है या कलेक्टिव सिक्योरिटी है, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के जरिए कायम करदा इज्तिमाई सलामती का आलमगी निज़ाम दूसरी जंग के बाद बैनुल अक़वामी ताल्लुक़ात को तरक्की का एक मुनफरिद वाक़ा है। जब दूसरी जंग शुरू हो गई, खत्म हो गई, उसके बाद यूएन चार्टर ने कलेक्टिव सिक्योरिटी इंट्रोड्यूस किया। इसका मकसद क्या है? बैनुल अक़वामी ताल्लुकात को बेहतर करना, आलमी अमन और सलामती को बरकरार रखने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा यानी यूएन के अंदर रियासतों के मुश्तरका इक़दाम इस इलाके में अक़वाम मुत्तहिदा के अहम इदारों के अफ़ाल और हकाम के वाज़ह और तफसीली निज़ाम और अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन ममालिक के मुत्तरका वदों पर मबनी है। ये कलेक्टिव सिक्योरिटी क्या है? जब पे दूसरी जंगेज़िम को जन्म दिया, तो उस तरह से उसी कॉन्टेक्स्ट में ये कहा गया था कि ऐसा जहरियाना या हमला कोई दोबारा ना करे, इसलिए ये कलेक्टिव सिक्योरिटी का कंसेप्ट ये अक़वाम मुत्तहिदा में शुरू हो गया। इज्तिमाई सलामती का निज़ाम असरी तनाजुर में तंजीम के उसूली, सियासी और फौजी शराइत कायम करता है ताकि खतरात या ताकत के इस्तेमाल, जहरियत की कार्रवाई या अमन के खिलाफ वर्जी का बायस बनने वाले दीगर इक़दाम को रोका जा सके। जैसे मैंने कहा, एक खास कंटेक्स्ट में ये वजूद में आया था। इसका मकसद ये था कि कभी अगर किसी दूसरे मुल्क ने एक जहरियत दिखाई तो उसको रोकने के लिए, उसका जवाब देने के लिए कलेक्टिव सिक्योरिटी का कंसेप्ट शुरू हो गया। ठीक है, ताकि कोई मुल्क दूसरे मुल्क पे बेवजह हमला ना करे, तो उस वजह से कलेक्टिव सिक्योरिटी का कंसेप्ट शुरू हो गया। हेंस मार्कंतो के मुताबिक सबके लिए एक इज्तिमाई सलामती का लफ्ज, ये कैसा है कि सबके लिए सलामती, कलेक्टिव सिक्योरिटी का मतलब कि सबके लिए सलामती। इज्तिमाई सलामती पर पामर और पार्किंस, दो अहम पॉलिटिकल स्कॉलर्स, इंटरनेशनल स्कॉलर्स का वो कहते हैं, का मुशाहिदा है, ये वाज़ेह कलेक्टिव सिक्योरिटी के बारे में कहते हैं कि ये वाज़ेह तौर पे अमन को लाहक खतरे से निमटने के लिए इज्तिमाई इक़दाम का मतलब है। जो कलेक्टिव सिक्योरिटी है, जो अमन जो है, दुनिया में अमन कायम करने का मकसद जो है, उसको जिस तरह का भी खतरा है उससे निमटने के लिए ये कदम लिया जाएगा, ये इज्तिमाई इक़दाम किया जाएगा। तो कलेक्टिव सिक्योरिटी का मतलब दुनिया के अमन के लिए जो भी खतरा है उससे बचने के लिए कलेक्टिव सिक्योरिटी शुरू हो गई। जॉर्ज शिवाजिंगर ने एक बैनुल-अक़वामी निज़ाम के खिलाफ किसी भी हमले को रोकने या इसका
मुकाबला करने के लिए मुश्तरका कार्रवाई का मशीनरी के तौर पे इज्तिमाई सलामती तारीफ की। अगेन वही बात कि अमन, दुनिया का अमन, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर और उससे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में दुनिया में बहुत बड़े पैमाने पर तबाही हुई थी, लाखों लोग बेघर हुए थे, हजारों और शायद लाखों लोग मर गए थे, और अरबों की प्रॉपर्टी जो है तबाह हो गई थी। अब अरबों डॉलर्स की प्रॉपर्टी दुनिया अलग अलग जगहों पे तबाह हो गई थी। तो उससे बचने, ये किस वजह से हुई? ये एक हिटलर और उसका जो 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 हमला था, जो उसको उस तरह की हरकतों से बचने के लिए नेशनल सिक्योरिटी, कलेक्टिव सिक्योरिटी वजूद में आई। एफ.एच. हार्टमैन के मुताबिक इज्तिमाई यानी कलेक्टिव सिक्योरिटी बुनियादी तौर पे किसी भी जगह या और हर जगह जहरियत के खिलाफ एक बाहमी इंश्योरेंस प्लान है। वो कहता है कि ये कलेक्टिव सिक्योरिटी क्या है? ये जहरियत से बचने के लिए एक जॉइंट इनिशिएटिव है। जॉइंट इनिशिएटिव किनका? दुनिया भर के मुल्कों का। तो उनको लगा था कि अगर कभी भी ऐसा कुछ वाक़ा हुआ जिसमें कोई मुल्क अपनी जहरियत की वजह से जंग शुरू करेगा, तो दुनिया के जितने भी मुल्क हैं वो उसका दिफा करेंगे, वो उस मुल्क के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ठीक है। इज्तिमाई सलामती का बुनियादी असूल ये है कि अगर जहरियत होती है तो इसे जबरदस्त ताकत के जरिए नाकाम बनाया जाए। अगर ये कलेक्टिव सिक्योरिटी सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले हुआ होता तो शायद दुनिया में जितने भी मुल्क थे वो हिटलर से लड़ते, मगर चूंकि ये था नहीं, इसलिए उन्हीं लोगों ने हिटलर के खिलाफ लड़ा जिनको लगता था कि उनको उसका फायदा है। दुनिया भर के सभी मुल्क हिटलर के खिलाफ नहीं लड़े, बल्कि कुछ मुल्क जो उनको लगता था कि हमें लड़ने की जरूरत है। इसलिए जरूरी है कि तमाम अक़वाम मुत्तहिद होकर जहरियत के खिलाफ खड़े हों। ये जो कलेक्टिव सिक्योरिटी का मकसद है, इसका कंसेप्ट है, इसका मकसद ये है कि तमाम लोग दुनिया में जितने भी वो मुत्तहिदा होकर जहरियत, एग्रेशन जो है उसके खिलाफ एकजुट होकर खड़े हो जाए। तभी आप देखते हैं कि जब भी किसी भी जगह टेररिस्ट अटैक होता है तो दुनिया के पूरे कम्युनिटी जो है एक होकर उसको कंडेम करती है। लिहाजा इज्तिमाई सलामती का उसूल अमन व अमान के मुहाफिजों के हाथ में इक़्तिदार की बरतरी पर मबनी है, और कहा जाता है कि यही निजाम की कामयाबी का वाहिद बुनियाद है। इसकी सबसे बड़ी खूबी फोर्स में है, शायद इसकी जरूरत ही ना। मुमकिन हमला आवर को रोकने के लिए इज्तिमाई कार्रवाई का खतरा काफी होगा। ठीक है। इस जो तमाम मुल्क एकजुट होकर जाहिरियत हो या किसी भी तरह से खतरा हो उस दुनिया के अमन पर, उसका मुकाबला एकजुट होकर उसके खिलाफ लड़े। इज्तिमाई सलामती का मतलब ये भी है कि इज्तिमाई कार्रवाई के जरिए सलामती को महफूज करना, यानी कंसेप्ट ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी जो है, इसका मकसद ये भी है कि जो दुनिया में अमन है उसको महफूज करना। इस कलेक्टिव सिक्योरिटी के दो अहम अनासर है। सलामती तमाम अक़वाम का बुनियादी हदफ है। इस वक्त हर वक्त कौम की सलामती बाकी तमाम अक़वाम की सलामती के साथ लाजिम व मलज़ूम है। कौमी सलामती बैनुल अक़वामी सलामती का हिस्सा है। किसी भी कौम की सलामती पर हमला दर हकीकत तमाम अक़वाम की सलामती पर हमला है। इसलिए तमाम अक़वाम को जिम्मेदारी है कि वो मजलूम कौम की सलामती का दिफा करें। जो कलेक्टिव सिक्योरिटी, उसके दो अहम अनासर, एक सलामती यानी एक ऐसा कंसेप्ट जिसमें ये कहा जाता है कि वो जो लोग इकट्ठे हैं उस पे अगर कभी भी किसी भी तरह से हमला हो तो बाकी मुल्क उस हमलावर के खिलाफ कार्रवाई करें। यानी मुल्क के ये कलेक्टिव सिक्योरिटी का मतलब है कि एक मुल्क पे हमला पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी पर हमला। ठीक है।
दूसरा इस्तिलाह इज्तिमाई सलामती के तस्वुर के एक हिस्से के तौर पे इस तरीक़ेकार से मुराद है जिसके जरिए किसी भी कौम की सलामती के खिलाफ किसी जंग या जाहिरियत की सूरत में सलामती का दिफा किया जाए। जाहिर की ताकत का मुकाबला तमाम अक़वाम की इज्तिमाई ताकत से करना पड़ता है। अगर मैं छोटे लफ्जों में इसको समझाने की कोशिश करूं, ये है कि जब कोई जाहिरियाना हमला किसी मजलूम कौम पे होता है तो ये कलेक्टिव सिक्योरिटी का मकसद है कि वो पूरी दुनिया एकजुट होकर उस जाहिराना हमले के खिलाफ कार्रवाई करे। जितने भी लोग कलेक्टिव सिक्योरिटी का हिस्सा है, अगर उनमें से एक पे भी हमला हुआ तो उसका मतलब ये पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी पे हमला है। इसलिए उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो उस जाहिराना हरकत का जवाब दे। तमाम को जाहिरियत की नफी करने या जंग को खत्म करने के लिए ताकत का एक बैनुल अक़वामी सत्ता पैदा करना चाहिए। इज्तिमाई सलामती का बुनियादी उसूल सबके लिए एक और सबके लिए एक है, यानी एवरी वन इज इक्वल टू अदर्स, यानी एक पे हमला सब पे हमला। इसलिए अगर एक पे हमला हो तो सबकी जिम्मेदारी बनती है वो उस हमलावर या जाहिरियत हुकूमत या जाहिरियत हरकत का इकट्ठे होकर जवाब दे। किसी भी कौम के खिलाफ जाहिरियत या जंग तमाम अक़वाम के खिलाफ जंग है, यानी एक मुल्क पे हमला हुआ तो उसका मतलब ये पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी पे हमला है। इसलिए सभी इंटरनेशनल कम्युनिटी पे जिम्मेदारी कि वो उस हमले को जवाब दे। लिहाजा तमाम अक़वाम को हर जंग और जाहिरियत के खिलाफ इज्तिमाई तौर पे हमला करना है। इसीलिए आप देखते हैं कि दुनिया में जब भी कोई टेररिस्ट एक्ट होता है या जब भी कोई जाहिराना हरकत होती है तो दुनिया के पूरे मुल्क जो है उस जाहिरियत का जवाब देते हैं, उसको कंडेम करते हैं। ठीक है, आप देखिए जब अफगानिस्तान पे हमला, जब 9/11 हुआ था, जब अलकायदा ने न्यूयॉर्क सिटी पे हमला किया था तो पूरे मुल्क ने अमेरिका को ये कहा था कि हम आपको अपना साथ देते हैं। अब ये साथ अलग अलग शक्ल में हो सकता है, किसी ने डिप्लोमेटिक रिलेशंस यानी मॉरल सपोर्ट दिया था, किसी ने मिलिट्री सपोर्ट दिया था, किसी ने इंटेलिजेंस सपोर्ट दिया था। ठीक है, तो ये एक कंसेप्ट हुआ। या उसके बाद इराक पे हमला हुआ जो अमेरिका ने शुरू किया, उसने कहा कि ये इसके पास एक ऐसा वेपन है जो पूरी दुनिया के लिए खतरा है। इसलिए बहुत सारे मुल्कों ने उस वक्त अमेरिका को साथ दिया और फिर अमेरिका ने इराक पे हमला किया। अलग बात है कि वहां पे फिर वो उस तरह के वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो थे वो मिले नहीं, मगर उस वक्त अमेरिका का ये मानना था कि ये खतरा है पूरे मुल्क दुनिया के अमन के लिए, इसलिए इस पे हमला। या आप देखिए कई सारे ऑर्गेनाइजेशन जैसे अलकायदा हो या जो अलकायदा या बहुत सारे ऐसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो ISS वगैरह हो जो पाकिस्तान से भी ऑपरेट करते, उन्होंने कहा कि इनको हमें दहशतगर्द करार देना क्योंकि ये सभी जो है दुनिया भर के अमन के लिए खतरा है। इसलिए बहुत सारे लोगों को दहशतगर्द इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज किया गया क्योंकि ये इनका खतरा हमेशा कंसिडर किया जाता पूरे दुनिया के अमन के लिए। ठीक है, तो ये था आज के लेक्चर का मौजू। पहला नेशनल इंटरेस्ट, दूसरा जो है कलेक्टिव सिक्योरिटी। ठीक है, नेशनल इंटरेस्ट कौमी मफाद, जिसको मैंने कहा था कि ये हर मुल्क अपने नेशनल इंटरेस्ट को हमेशा सर्व करता है, अलग अलग तरीके से सर्व करता है। दूसरा मैंने कहा इज्तिमाई सिक्योरिटी, कलेक्टिव सिक्योरिटी, ये कंसेप्ट दूसरी जंगीज़म के बाद शुरू हो गया, जिसका ये मकसद है कि दुनिया में कभी भी जारियाना हरकत हो, कभी दहशतगर्दाना हरकत हो, उसका पूरी दुनिया के लोग, दुनिया के मुल्क उसका जवाब दें। एक मुल्क पे हमला मतलब सारे दुनिया पे हमला। इसलिए ये जिम्मेदारी बनती है कलेक्टिव सिक्योरिटी के मुताबिक कि हर उस खतरे का जवाब दे जो दुनिया के अमन के लिए खतरा हो। इसके साथ ही मैं आज का ये लेक्चर इख्तिताम पजीर करता हूँ। मुझे उम्मीद है आपने इस लेक्चर का पूरा फायदा उठाया। थैंक यू सो मच।